क्या एक आम इंसान जो है कॉमन पीपल वो भी अमीर बन सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं अगर वो प्रॉपरली फाइनेंशियल प्लानिंग करें। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग एक टाइप के प्रोसेस होता है जिसके तहत हम अपना फाइनेंशियल जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। यानी कि फाइनेंशियल गोल यानी कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमें चाहिए अपने बैंक में कुछ बैलेंस होना चाहिए, अपने पास एक बंगला होना चाहिए या फिर कार होना चाहिए। तो ये सारे जो फाइनेंशियल गोल है, या फिर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अपने जो डॉटर है उसके शादी करानी है, या फिर जो सन है उसको हायर एजुकेशन के लिए भेजना है। तो ये सारे जो है फाइनेंशियल गोल के अंदर आती है। तो इन जो गोल को अचीव करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। हेलो, वेलकम टू माय चैनल बी विथ मिश्रा जी। आई एम अमरेंद्र मिश्रा। आज हम एक सिंपल फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। नॉर्मली जो आम पब्लिक होते हैं वो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब यही समझते हैं कि थोड़ा बहुत जो अमाउंट है वो हम बैंक में एफडी कर दिए, बाकी हमने कुछ इंश्योरेंस खरीद लिए, कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिए तो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई। एक्चुअली वो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग का कुछ स्टेप्स है, वो सारे स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है और वो बड़े आसान तरीका है। फाइनेंशियल प्लानिंग आप मेरे वीडियो के एंड तक आप बने रहिए तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, और लास्ट में जाके बताएंगे कि वो इतना आसान है कि मुझे तो पता नहीं था। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ मेरा जो चैनल बी विद मिश्रा जी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा वीडियो को देखते रहिए। और वीडियो के एंड में जाके आप वीडियो को लाइक करिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए, और आपका फीडबैक देना जरूर भूलना मत। फीडबैक जो है वो आप नीचे कमेंट में दीजिए तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको और भी कुछ रिक्वायरमेंट है या फिर आपको और इसी टाइप के क्या क्या वीडियो बनाया जा सकता है। आपके तरफ से जो डिमांड है उसको मैं जरूर फुलफिल करूंगा। विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के वेरियस स्टेप। बहुत ही आसान स्टेप है। इन स्टेप को नॉर्मली जो फाइनेंशियल प्लानर होता है वो काफ़ी क्रिटिकल कर देते हैं। अगर आपके फाइनेंशियल प्लानर इन स्टेप को फॉलो नहीं कर रहा तो आप समझ लेना कि वो आपको प्रॉपरली गाइड नहीं कर रहा है। सबसे पहले क्या होता है कि आपके जो इनकम है उसका सेविंग्स कितने परसेंट आपके पास जो बफर सेविंग अवेलेबल होना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रॉपरली अचीव करने से पहले आपके पास एक बफर सेविंग होना चाहिए। बफर सेविंग क्या होता है कि आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है, जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके बच्चे के स्कूल फीस, अदर वेरियस खर्चा, वो अगर मंथली जितना भी खर्चा होता है उसका मिनिमम 6 मंथ के जो अमाउंट है वो आपके पास सेविंग्स में इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जब जरूरत पड़े वो आप उस पैसे को यूटिलाइज कर पाए। सपोज आपके मंथली खर्चा है 30,000, सारा खर्चा मिला के 30,000 के आपके एक्सपेंसेस है, तो आपके अकाउंट में जो आपके बैंक अकाउंट है वहाँ पे 30,000 इंटू 6 यानी कि करीब करीब 1,80,000 रुपये जो है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और जब जरूरत पड़े वो आपको मिल जाए। क्या होता है कई बार ऐसा सर्कमस्टेंसेज आ जाती है जिसके वजह से उस फंड की रिक्वायरमेंट हो जाती है। जैसे अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है। कोविड में क्या होता है, ऑफिस बहुत सारे लोग जो है जॉब करते भी है या भी नहीं भी करते, ऑफिस की तरफ से सैलरी आ रहा है या भी नहीं आ रहा है, घर भी चलानी है। तो उस केस में क्या करेंगे आप, वो जो इमरजेंसी फंड रखे हैं उस फंड को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हो गया आपके फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ डेब्ट बर्डन। रिडक्शन ऑफ डेब्ट बर्डन क्या होता है? डेब्ट क्या होता है बेसिकली? डेब्ट किसको बोलते हैं? जो कोई भी हमारा लोन चल रहा है उसको हम बोलते हैं डेब्ट। लोन दो टाइप के होती है, एक होता है सिक्योर लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन वो लोन होता है जिसके अगेंस्ट हम बैंक के पास कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा है, वो लोन होता है सिक्योर लोन, और वो लोन नॉर्मली सस्ता होता है। जैसे होम लोन, अगर आपके होम लोन चल रहा है इसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 8-9% के अराउंड होता है, तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर आपके पास कोई अनसिक्योर्ड लोन है, जैसे पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन टाइप के जो अनसिक्योर्ड लोन होता है ये काफ़ी कॉस्टली होता है। ये 13-14% की कॉस्टिंग होती है।
आपने अगर एक तरफ पर्सनल लोन भी चल रहे हैं और दूसरी तरफ आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, सपोज म्यूचुअल फंड में आप SIP कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड से भी 12-14% की रिटर्न आएगा और आपके यहाँ पे भी 12-14% की आपके एक्सपेंसेस हो रहा है, तो बेनिफिट क्या है? उससे पहले अपना बर्डन को खत्म करें। उस बर्डन को खत्म करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। तो सेकेंड जो इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, दैट इज रिडक्शन ऑफ डेब्ट बर्डन। थर्ड जो होता है, अब आती है आपके इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आपके जो फंड है वो कितना होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड थंब रूल होता है नॉर्मली, आपके टोटल जो सैलरी या फिर टोटल जो इनकम होता है मंथली, उसका 20% अमाउंट जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। अब सवाल आता है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइलिंग प्लस आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के ऊपर, आप कितने आगे तक उसको इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। नॉर्मली अगर आपके होराइजन अगर काफ़ी लेंदी है तो आपको ज़रूर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, यानी कि स्टॉक्स, शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा होता है। शेयर्स में अगर नहीं कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर के लिंक्ड जो भी म्यूचुअल फंड होता है उसमें आपको जरूर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा और कहाँ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? इसके अलावा गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। गोल्ड भी एक बहुत अच्छा एसेट्स है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट गोल्ड नॉर्मली लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं बट गलत फॉर्म ऑफ गोल्ड में करते हैं, वो फिजिकल फॉर्म में करते हैं। फिजिकल फॉर्म जो होता है उसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है, चोरी होने का खतरा, प्योरिटी का प्रॉब्लम। आप जो प्योरिटी बोल के दे रहे हैं आप खुद तो चूज नहीं कर सकते, आप खुद डिफाइन नहीं कर सकते कि वो जो अगर 22 कैरेट बोल रहे हो 22 कैरेट है या नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक तो आपके प्योरिटी का प्रॉब्लम, इसके अलावा जब आप बेचने जाएंगे तब आपको फुल वैल्यू भी नहीं मिलता, उसमें भी कुछ वैल्यू रिड्यूस करके मिलता है। तो इस टाइप के अगर फिजिकल गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं ये आपके लिए बैड इन्वेस्टमेंट होता है। तो बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है? जो पेपर गोल्ड होता है। पेपर गोल्ड यानी कि पेपर फॉर्म में, स्टॉक एक्सचेंज में एक टाइप का गोल्ड का ऑल्टरनेटिव मिलता है जिसको बोलते हैं ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हाईली लिक्विड, आप कभी भी उसको सेल कर सकते हैं। उस समय जो करंट मार्केट वैल्यू चल रहा है गोल्ड का उसी के आसपास का रेट मिल जाएगा, बेस्ट, उसमें कोई प्योरिटी का कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट का एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड करके आता है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी एज गुड एज गोल्ड, यानी कि गोल्ड के वैल्यू भी जैसे ऊपर जाएगा उसके भी वैल्यू ऊपर जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट आपको जो है 2.5% के एक एनुअल रिटर्न भी देता है। तो अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है बेटर पे। इसके अलावा और कहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकती है? इसके अलावा एक तीसरा इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, दैट इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में बहुत सारा प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि छोटे मोटे अमाउंट से आपके रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे पेपर वर्क्स है, फिर लिक्विडिटी है नहीं। सपोज आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं उसको सेल करना, नहीं बेच पाएंगे। तो इसी वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि कभी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट मत करिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कर रहे हैं। हाँ, अगर आप रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कर रहे हैं, अगर रहना है आपको तो जरूर जाना चाहिए, रहने के लिए आप रियल एस्टेट में जा सकते हैं, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ना जाइए। तो आपके इन्वेस्टमेंट के पास फिर दो ही ऑप्शन बचता है, एक तो डायरेक्ट इक्विटी शेयर में या फिर म्यूचुअल फंड एंड गोल्ड, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि किस में कितना इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि म्यूचुअल फंड में कितना करें, गोल्ड में कितना करें। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइलिंग के ऊपर। आप किसी भी जो फाइनेंशियल प्लानर है, जो एक्सपीरियंस फाइनेंशियल प्लानर है, उनके साथ जब डिस्कस करेंगे वो आपके रिस्क प्रोफाइलिंग करके फिर आपको बता देंगे किस में कितना % तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है दैट इज इंश्योरेंस। हर कोई थोड़ा बहुत इंश्योरेंस ले रखे होते हैं। नॉर्मली हमने देखा है जो लोग जो है इंश्योरेंस का मतलब LIC को समझते हैं, और LIC में वो लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर करते हैं।
इंश्योरेंस को इंश्योरेंस के हिसाब से ही यूज करना चाहिए। इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस बेसिकली आपके जो रिस्क है, लाइफ के जो रिस्क है उसको मैनेज करने के लिए एक टाइप के इंस्ट्रूमेंट आप लेते हैं जिससे आपके फैमिली सिक्योर हो। इन केस ऑफ आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके फैमिली को फंड मिल जाता है, तो आपके एब्सेंस में उनको कोई दिक्कत नहीं होती, इसीलिए इंश्योरेंस लेना होता है। बट लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो इंश्योरेंस होते हैं एलआईसी के जो वेरियस प्लान होते हैं, एंडाउमेंट प्लान, बायबैक प्लान, इस टाइप के वेरियस प्लान में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग अपना पोर्टफोलियो भेजते हैं कि एक बार ज़रा इसको रिव्यू करके मुझे बता दीजिए किस तरह का फाइनेंशियल प्लानिंग करें। हमने देखा उन्होंने इतने सारे तरीके से ईएलएसएस, एंडाउमेंट प्लान, बायबैक प्लान, इस टाइप के बहुत सारे इसमें कर रखे होते हैं। और टोटल वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर ले तो उसमें आती है 20 लाख 25 लाख का टोटल वैल्यू। तो क्योंकि उसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा जाता है, तो जब बहुत ज़्यादा प्रीमियम देके आप कोई इंश्योरेंस लेंगे आपको इंश्योरेंस का टोटल वैल्यू कम होगा। बट आपके अगर साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके फैमिली में क्या 20-25 लाख से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। तो आपके पास एक बड़ा अमाउंट का इंश्योरेंस होना चाहिए। नॉर्मली जो आपके टोटल इनकम होती है उसके करीब करीब 20 टाइम्स जो है आपके इंश्योरेंस कवरेज आपके पास होनी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस। तो इस टाइप के सपोज आपके 40,000 का सैलरी है और 20 टाइम्स यानी कि 80 लाख का अगर आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं, एलआईसी टाइप के अगर इंश्योरेंस एंडाउमेंट प्लान लेने जाते हैं, उसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा, तो प्रीमियम आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आपको कौन सा प्लान है जो आपके लिए सुटेबल है? दैट इज कॉल्ड टर्म इंश्योरेंस प्लान। टर्म प्लान एक टाइप के प्लान आती है जिसमें आपको 8 से 12,000 के बीच में, अगर आपके एज अगर 30-35 के अराउंड है, 12,000 के प्रीमियम पे आपको करीब करीब 1 करोड़ का आपको इंश्योरेंस कवरेज मिल जाती है। तो दिस इंश्योरेंस इज बेस्ट फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। बाकी सारे इंश्योरेंस लेना ही नहीं चाहिए, वो पैसे आप इन्वेस्टमेंट पे दीजिए। दूसरा एक इंश्योरेंस आपके पास और होना चाहिए, एक तो हो गया आपके लाइफ इंश्योरेंस जो कि टर्म पॉलिसी हो गए, दूसरा इंश्योरेंस है आपके पास एक मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ पॉलिसी। आपके जितने भी फैमिली मेंबर है उन सारे फैमिली मेंबर को हर एक को कम से कम 1-1 लाख की पॉलिसी होनी चाहिए। सपोज आपके फैमिली में 4 मेंबर है तो 1-1 लाख यानी कि 4 लाख का आपके प्लान लेनी पड़ेगी, 4 लाख का पॉलिसी लेनी पड़ेगी। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक टाइप के मेडिकल प्लान आती है जिसको बोलते हैं फैमिली फ्लोटर। फैमिली फ्लोटर में आप 4 लाख की जगह 3 लाख का फैमिली फ्लोटर लीजिए, प्रीमियम बहुत कम जाएगा, 8 से 10,000 के बीच में प्रीमियम जाएगा। इस प्लान में क्या खूबी क्या है कि देखिए एक फैमिली में 4 मेंबर एट ए टाइम कभी भी बीमार नहीं पड़ते। कोई एक मेंबर अगर बीमार हुआ तो हॉस्पिटलाइज हो गए, या फिर दूसरा 1 साल में 2 मेंबर भी हो सकता है। और आपके बिल, मेडिकल जो बिल है वो 3 लाख तक के आ रहे हैं, सपोज एक ने हॉस्पिटलाइज हुआ 3 लाख तक के वो उनके बिल आ रहे हैं, तो उसी में कवरेज हो गए। यानी कि एक पॉलिसी प्लान में आपके टोटल फैमिली कवर हो गए, उसमें से कोई भी बीमार पड़ेगा तो उसको वो अवेल कर सकता है। तो फैमिली फ्लोटर जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ये हो गए आपके इंश्योरेंस कवरेज। अगला जो होता है फैमिली आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के, दैट इज योर टैक्स प्लान। जिनके 4-5 लाख तक के इनकम है उनको नॉर्मली टैक्सेशन पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। 6 लाख से ऊपर की जो इनकम होती है उनको टैक्स पे करनी होती है एज पर लेटेस्ट जो गवर्नमेंट रूल है। बट अगर आप 7.5 लाख तक का भी अगर आप इनकम करते हैं तो भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अंडर सेक्शन 80C आपको 1.5 लाख तक के आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, यानी कि कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाती है, तो आपको फर्दर टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। तो 1.5 लाख तक के कहाँ का इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, उसमें से आपके बच्चे का जो स्कूल फीस है वो भी उसके साथ इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, मेडिकल पॉलिसी लिया हुआ है, वो भी उसके साथ कवरेज है। और कुछ म्यूचुअल फंड भी आता है जो कि आपको टैक्स बेनिफिट देता है। इसके अलावा आपके पास और भी सारे इन्वेस्टमेंट प्लान है, जैसे पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये सारा जो प्लानिंग है ये आपको
जो आपके फाइनेंशियल प्लानर है वो आपको बेटर गाइड कर पाते हैं। आप जब उनके साथ डिस्कशन करेंगे वो आपके रिस्क प्रोफाइलिंग देखते हुए और आपके इनकम और एक्सपेंसेस को देखते हुए आपको एक बेटर फाइनेंशियल गाइड आपको देते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप आती है दैट इज रिटायरमेंट प्लान, यानी कि रिटायरमेंट हो जाने के बाद भी आपके पास आज के जितना इनकम है, यानी कि आप आज के जितना कॉस्टिंग है, जो एक्सपेंसेस है, उतना सपोज 20 साल बाद भी आपको उस समय जो आज के कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाएगा, तो उतना पैसा आपको मंथली आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास एनपीएस स्कीम होती है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इस टाइप के स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसके लिए कैलकुलेटर्स भी आती है, उस कैलकुलेटर को भी यूज किया जाता है। तो बेसिकली तो ये सारे जो है सिंपल आपके फाइनेंशियल प्लानिंग है, आप खुद भी आसानी से कर सकते हैं। गूगल में सर्च करेंगे तो आपको जो कैलकुलेटर है आपके एनपीएस के जो एसआईपी कैलकुलेटर्स होते हैं वो भी अवेलेबल होता है। ये सारे यूज करके आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग खुद कर सकते हैं। तो आपने अभी तक देखा कि आप खुद फाइनेंशियल प्लानिंग अपना खुद ही कर सकते हैं और फालतू जो अलग अलग जगह में इन्वेस्टमेंट ना करके प्रॉपर प्लान वाइज अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप वेल्दी आसानी से बन सकते हैं। होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर एक लाइक बटन प्रेस करिए और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन आता है, जो बेल बटन आता है, उसको भी प्रेस कर दीजिए सो दैट मेरा जो फ्यूचर और भी वीडियोस बनेगा उसका अलर्ट आपके पास आ जाए। फीडबैक ज़रूर शेयर करिए कमेंट में जाके। इसके अलावा इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो करिए, बी विद मिश्रा जी। थैंक यू, बाय।